आज संजीवनी नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़, जिसके प्रमुख डॉक्टर मंडल के जानी मानी स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मैसी हैं। आज उनकी अगुवाई में संजीवनी मल्टी हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना मैसी के साथ साथ होम्योपैथ के डॉक्टर पूजा व आयुर्वेद से डॉक्टर अस्थाना, साथ ही दंत रोग चिकित्सक व विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका सिंह ने इस कैंप में भाग लिया। इसी कड़ी में बता दें कि डॉक्टर अर्चना मैसी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चला रही हैं। वो बनकट में इसे धरातल पर मूर्त रूप भी दे रही हैं। डॉक्टर अर्चना का कहना है कि हमारा प्रयास है कि खेती में रसायनों का प्रयोग न हो व मृदा व पर्यावरण की रक्षा करना, और उनके साथ ही नेचुरल फार्मिंग से उत्पन्न अनाज को लोगों तक पहुँचाया जाए और इसके लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाए कि वो इस पुरानी पद्धति की खेती को अपनाकर मानव शरीर व पर्यावरण को केमिकल से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाएं। मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया हुआ है, जिसमें कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल और होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हैं। इसमें पंचकर्मा की बात हो रही है। पंचकर्मा क्या है और यहाँ पे कब से शुरू? पंचकर्मा एक किस्म की हमारी बहुत एज ओल्ड पद्धति है, जो सालों से ऋषि मुनियों ने इजाद की थी इंसान की बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जिसके द्वारा काफ, वात, पित्त सब संतुलित किया जाता है और बॉडी के सारे किस्म के रोगों को भगाया जाता है। सभी रोगों को इससे? हाँ, इसके लिए आपको खास तौर से डॉक्टर अस्थाना जी आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है। बहुत सारे रोगों में ये लाभकारी होता है, जिसमें कि मेनली बॉडी के टॉक्सिन्स को ख़त्म करके हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को बैलेंस किया जाता है। एक ऑर्गेनिक खेती की भी बात हो रही है, उस पर आपका ट्रस्ट काम कर रहा है बहुत सारे किसानों के साथ। किसानों को भी आपने आमंत्रित किया है, तो वो क्या है, उससे क्या लोगों को लाभ मिलने वाला है? एक्चुअली हमारे बॉडी की जो भी डिसीजेज हैं, इसके 3 मुख्य कारण होते हैं: स्ट्रेस, पोल्यूशन और हमारा गलत जीवन शैली। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गलत खान पान जो हम खाते हैं, खास तौर से पोल्यूशन में आपके जल, ज़मीन, विचार, वायु सारे पोल्यूशन है, जिसमें कि हमारे जो पेस्टिसाइड और रासायनिक चीज़ें यूज़ होने की वजह से हमारा जल, हमारा भोजन प्रदूषित हो रहा है। उसी को दूर करने के लिए हम लोग प्राकृतिक फार्मिंग अपना रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ गौ आधारित खेती कर रहे हैं। इसमें सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये या तो पत्तों द्वारा या फिर गौमूत्र, गोबर और गुड़ वगैरह मिला के बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो बुरे एलिमेंट्स हैं वो प्रवेश ना करने पाएँ। कब से आपका ट्रस्ट इस पे काम कर रहा है और ज़मीनी स्तर पर कितनी अभी तक इसका क्रियान्वयन हो पाया है? हमारा ट्रस्ट अभी लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ है और हमने अपनी खुद की खेती भी शुरू कर दी है। करीब जनवरी से हमारा काम इसमें अधिक युद्ध स्तर पे जारी है और हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और कुछ किसानों को हमने यहाँ आमंत्रित भी किया है, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। लगभग 250 किसान हमारे शहर में काम कर रहे हैं और इसके ऊपर लोक भारती जो एक संस्था है सरकार की, जो लखनऊ से, वो इसके ऊपर देख रेख भी करती है और इसका चेक करती है कि यहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं और उसको आगे प्रमोशन करती है। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग मिलता है? कोई कृषि वैज्ञानिक जिले के जाके किसानों को प्रेरित करते हो, जागरूक करते हो ऑर्गेनिक खेती के लिए? जी हाँ, सब लोग इसमें शामिल हैं, सब लोगों का इसमें सहयोग है। मैम, आप महिला रोग विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइजेशन आपका। आज के आधुनिक परिवेश में महिलाओं के होने वाले रोग और खासतौर पे प्रेगनेंसी के दौर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ? हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि जनसंख्या को नियंत्रित करें, बहुत ज़्यादा बच्चे ना पैदा करें, और एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो बचपन से ही बेटियों पर भी ध्यान दें, उनका उचित पोषण हो, उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अच्छा हो। जब एक स्वस्थ महिला हर तरह से होगी तो वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। और प्रेगनेंसी होने के पहले भी एक बार आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना शारीरिक चेकअप करा सकें कि आप माँ बनने को तैयार हैं कि नहीं आपकी बॉडी। आयुष का जो एच है दैट स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी की लिमिटेशंस क्या है आज की चिकित्सा पद्धति में, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनका दायरा क्या है, इसके बारे में? पहले तो सीमा यही हो गई है कि जो पब्लिक है वो ही सीमित कर देती है। मेरे हिसाब से पब्लिक ही सीमित कर रही है। लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि होम्योपैथी उस स्तर तक काम कर सकती है जिस स्तर तक शायद एलोपैथ भी नहीं जा सकती है।
और लोगों की एक धारणा ये है कि बहुत धीरे काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉपर सेलेक्टेड मेडिसिन है तो बहुत धीरे नहीं, विद इन एन आवर्स काम करती है वो। ये इसकी सीमाएं हैं और आप किसी भी स्तर का रोग इससे सही कर सकते हैं, मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरीके का। कोई भी रोग की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि आप कौन सा रोग सही कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इमरजेंसी केसेस, जो कि हम जानते हैं इमरजेंसी केसेस के। जी हाँ, इमरजेंसी केसेस को छोड़कर हम होम्योपैथ में हर बीमारी का इलाज है। मैम एक सवाल है, थोड़ा और सवाल है, बट क्योंकि लोगों में है इसके आपसे, आप उसमें विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइजेशन है, तो यू कैन क्लियर दिस कि जैसे एक बड़ा तबका है जो होम्योपैथी को ये कहता है कि इट्स नथिंग बट प्लेसबो डोज होता है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए धारणा ही, मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों की धारणाएं हैं। धारणाओं के हम किसी को वश में नहीं कर सकते। हम अपने ट्रीटमेंट को दिखा सकते हैं। हम इसीलिए प्रोत्साहन कर रहे हैं कि सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज बिलीव करने लगी है कि होम्योपैथी इज नॉट ओनली द प्लेसेबो, कुछ तो असर है। होम्योपैथी में मेन बेसिक होता है इमोशंस। जहाँ भी इमोशंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ आपको कोई ना कोई बीमारियां होंगी। मैडम का मिशन है उसमें आप होम्योपैथी के माध्यम से आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैम जहाँ भी कहती हैं, जो भी हमारे तरफ से हो सकता है, कैंप्स लगाना, और मैम जब भी हमें इन्वाइट करती हैं हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं। मरीज जो भी यहाँ पे आते हैं और मैम को लगता है कि होम्योपैथी में हम भेज सकते हैं, मैम मेरे पास भेजती हैं और मैं उनका अपने तरफ से पूरा इलाज करने की कोशिश करती हूँ। आगे भी कैंप जो होते हैं ना, बिल्कुल मैम जहाँ जहाँ भी मुझे मेरा सपोर्ट जरूरी होगा वहाँ मैं मैम के साथ एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन खड़ी हूँ। मैं डॉक्टर मोनिका सिंह, आई एम अ डेंटल सर्जन। मैं मुख और दंत रोग विशेषज्ञ हूँ और यहीं आजमगढ़ में प्रैक्टिस करती हूँ। कब से मैडम से जुड़ी हैं और मैडम का जो मिशन है उसमें आपकी तरफ से क्या है? हम लोग काफ़ी सालों से एक साथ हैं और हम लोग सारे यहाँ पे फ्री चेकअप्स वगैरह में जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है हम सारे डॉक्टर्स मिल के उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा एम ही बेसिकली ये है कि हम सारे डॉक्टर्स एक जगह पे रहें ताकि एक इंसान अगर यहाँ आए तो उसको हर तरह का ट्रीटमेंट मिल सके। अब आई एम अ डेंटल स्पेशलिस्ट, अगर हम दांत के लिए मुख और दंत रोग विशेषज्ञ हैं तो यहाँ पे कोई भी आ रहा है, अगर एक ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उन्हें सारे ट्रीटमेंट्स यहीं पे मिल जाते हैं अंडर वन रूफ। इस कैंप का मोटिव मेनली ये है मुख्यतः कि यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच के सारे बिल्कुल यहाँ पे कोई भी आए सबको सारा ट्रीटमेंट मिले। जो मैम के पास होम्योपैथी में हम लोग रेफर करते हैं, एलोपैथी में, नेचुरोपैथी में, हम लोग जहाँ तक जैसे मतलब पेशेंट को अवेयर करना है, सारी अवेयरनेस बेसिकली हमारा एम होता है। सब लोग नेचुरल, जितने लेमैन हैं उन्हें हर चीज़ नेचुरल चीज़ें पता है, अपने दिमाग के हिसाब से काम करते हैं, पर हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग उनको स्पेशली चीज़ों का बताते हैं कि आपको नेचुरोपैथी में आराम मिलेगा, आप वहाँ भी जाइए। हम ये नहीं कहते कि हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ एलोपैथी में ही आइए। एलोपैथी की अपनी वैल्यू है, नेचुरोपैथी की अपनी वैल्यू है, आयुर्वेदिक की अपनी वैल्यू है। अगर हमारी साइंस में, मेडिकल साइंस में हर साइंस बनाई गई है तो उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है। तो हमें हर चीज़ का फ़ायदा लेना, हमारी बॉडी को जो सूट करेगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। और बेसिकली हम लोग अपनी आप एक डेंटिस्ट हैं, आजकल देखा जा रहा है कि कैंसर और मुख का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे में आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? बेसिकली देखिए, कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है एक तो लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है, हम अपना खान पान ऐसा रख रहे हैं कि कैंसर हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों से बनी हुई, नेचुरल खेती से जो हमारी चीज़ें आ रही हैं उससे हम लोग प्रमोट करके अच्छी चीज़ें खिला पिला रहे हैं पेशेंट्स को। तो अगर अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी चीज़ें, अच्छा खान पान है तो कैंसर नहीं होगा। और मुंह का कैंसर तो आपको पता ही, सबसे ज़्यादा ये गुटखा, तंबाकू, पान से ही होता है और यूपी में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ का कंजम्पशन है। सबसे पहले तो इसमें मुंह में छाले दिखना शुरू हो जाएंगे, रेड एंड वाइट पैचेस होते हैं, और एक बड़ा ही कॉमन है OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें पेशेंट का मुंह कम खुलने लग जाता है और यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। हमें क्या है, नॉर्मली हमारे मुंह में 3.5 उंगली या 4 उंगली जानी चाहिए, पर अभी यहाँ पे यूपी में इतना कॉमन है ये। हमारे आए दिन पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट के मुंह में 2 ही उंगली जा रही है और वो उस चीज़ से अभी भी अवेयर नहीं है कि हम गुटखा खा रहे हैं इतने दिन से और हमें कैंसर के लक्षण आना शुरू हो गए हैं और हम उसका ध्यान भी दें और ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि इनिशियल स्टेज में इसमें ट्रीटमेंट है, पर अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो डॉक्टर के भी हाथ से बात निकल जाती है। शुभ नाम? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार अस्थाना, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। कहाँ से? जौनपुर से हूँ। जौनपुर से। सर, ये पंचकर्मा क्या है, इसे बताएं हमारे दर्शकों को, और इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया है जिसे हम संशोधन प्रक्रिया कहते हैं।
जिससे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए। जैसे समय समय पर हम लोग गाड़ियों की सर्विसिंग कराते रहते हैं, उसकी इफिकेसी बढ़ जाती है, उसी तरीके से शरीर से जो भी हम लोगों के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन सबों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए हम लोग पंचकर्मा करते हैं। इससे मुख्य फायदे क्या है? यह क्रॉनिक डिजीज जैसे आजकल बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी, फैटी लीवर, जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारे फिजिकल एक्सरसाइज न करने की वजह से, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग पंचकर्मा करते हैं और लंबे समय तक रिजुविनेशन की जो प्रक्रिया होती है कि हम स्वस्थ बने रहें। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, फिर उसके बाद अगर वह बीमार हो जाता है तब उसे दवा दी जाए। तो पंचकर्मा इसी सिद्धांत पर आधारित है। सर, शाब्दिक का जो है पंचकर्मा, मतलब इसका क्या है? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पंचकर्मा नाम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पंचकर्मा से 5 कर्म होते हैं। पंचकर्मा के पहले भी 2 कर्म होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्नेहन और स्वेदन। फिर पंचकर्म प्रधान कर्म है, उसमें वमन, विरेचन, वस्ती, नस और रक्तमोक्षण आता है। यह इसके पंचकर्म के प्रधान कर्म है। फिर उसके बाद पश्चात कर्म आता है, जिसमें संसर्जन प्रक्रियाएं और रसायनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। सर, पंचकर्मा या आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी पद्धति रही है पुराने समय, और आदमी विकास के दौर में इस तरह से आगे बढ़ा कि तमाम दवाओं का जो इस्तेमाल हो रहा है उसका साइड इफेक्ट, तमाम जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है, साग सब्जियां हम खाते हैं उसका दुष्प्रभाव होता है। तो जो मैडम का मिशन है पुराने समय की तरफ लौटने को प्रेरित करने जैसा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा पुराना वाला समय या हमारी पद्धतियां पुरानी वाली वही बेहतर थी? हमसे मैडम ने बहुत अच्छा मिशन स्टार्ट किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं पहले, फिर उसके बाद इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा इज होलिस्टिक साइंस। यह एक निश्चित पर्टिकुलर डिजीज नहीं, वह आहार विहार, जीवन शैली, फिर उसके बाद 3rd नंबर जो आता है तब हमको दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्रथम स्टेप है भोजन का, आयुर्वेद इसको भोजन को औषधि के तौर पर देखता है। अगर हमारी भोजन सही होंगे, हम सही खान पान लेंगे, हम बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमें बीमार होने की संभावनाएं कम रहेंगी। आज के दौर में देखेंगे कि जैसे कैंसर, मोटापा, पीसीओडी, ऐसी हाइपरटेंशन, ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं अत्यधिक दवाओं का, पेस्टिसाइडों का, वीडीसाइड का ये छिड़काव जो है वह क्रम से शरीर में, जल में, मिट्टी में, जानवरों में, यह एक साइकिल से होते हुए बार बार इसका एक साइकिल चल रही है। और इन सब में कहीं न कहीं मैं यह कहूँगा कि कायदे से फिर से रिसर्च होनी चाहिए कि कौन सा हिडन म्यूटेशन इसका काज कर रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हिडन म्यूटेशन काम कर रहा है, जिसके वजह से इतनी तेज़ी से ये सब जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वह संचारी रोगों की तरह बहुत तेज़ी से महामारी की तरह बढ़ रही है। जो सारी चीज़ें आप लोग बता रहे हैं सर, उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप लोग किस तरह का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं ताकि पब्लिक भी जागरूक हो और इन सब चीज़ों का लाभ ले सके? हाँ, पब्लिक को चाहिए कि हम लोगों के मिशन में आपके माध्यम से, इसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि आप ही इसके एक स्तंभ आप भी हैं। आपके ही माध्यम से पब्लिक को पता चलेगा कि यह मिशन कहाँ तक जा रहा है।
इसलिए आपकी भागीदारी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भागीदारी हम लोगों की है उससे कहीं ज़्यादा भागीदारी आप लोगों की है इस मिशन के पूर्णता के लिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं खरसान खुर्द का रहने वाला हूं और मैं 2013 में अपने ज़िले की तरफ से मुझे गुजरात में भेजा गया था और मेरी जिज्ञासा पहले से रही कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने ज़मीन में ये गलत हो रहा है, तो मुझे इसका विकल्प मिलना चाहिए। तो मुझे भेजा गया था आजमगढ़ से, मैं अकेला किसान था। वहाँ पे मुझे नरेंद्र मोदी द्वारा, उसमें सीएम थे, मुझे 51,000 रुपये का पुरस्कार मिला और वहीं पे मेरी मुलाकात एक जैविक किसान से हो गई और उसका मैंने जाके विजिट किया, उसका प्लॉट देखा तो उसने कहा कि आप सुभाष पालेकर जी की ट्रेनिंग कर लीजिए और उनकी किताबें मंगवा लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर अमरावती जिले के हैं, महाराष्ट्र के, और उनकी अब तक मैं 13 शिविर ले चुका हूं 6-6 दिन की और पूरे भारतवर्ष में उनकी शिविर होती है और उनकी किताबें मंगवाया हूं, यूट्यूब उनका देखता हूं और सारी व्यवस्था जो उन्होंने एक गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वो बनाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आप मेरे फार्म पे पूरे साल देख सकते हो, प्रतिदिन देख सकते हो। किसान हमेशा जाते हैं वहाँ पे, कभी भी आप आ सकते हैं। तो मैं इस प्रक्रिया से जहर मुक्त उत्पाद पैदा करता हूँ और मेरा पूरे भारतवर्ष में ये जो भी मैं पैदा करता हूँ, चावल, सब्जी और ये जौ, चना, गेहूँ, ये सारे चीज़ सब लोग अपने यहाँ मंगवाते हैं और उसको बहुत ही उसका स्वाद अलग रहता है। रह गई बात आपने जैविक और ऑर्गेनिक के बारे में पूछा, तो ये सारी खेतियां जो है विदेशी हैं। चाहे आप बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे पंचगव्य ले लीजिए, चाहे 10 गव्य ले लीजिए, चाहे आप रासायनिक कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप जो है यौगिक खेती ले लीजिए, खेतियां तो 20 हैं। 20 खेतियां जो है किस वैज्ञानिक जो है भ्रमित करते हैं किसान को। सुभाष पालेकर कृषि में एक गाय के गोबर और गोमूत्र से सारी व्यवस्था बनती है और उसमें जो है हम उसी से विधि से खेती करते हैं, क्योंकि हमारी देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। हमको सूक्ष्म जीवाणुओं को ही धरती माँ के अंदर बढ़ाना है, तो हम उसको जो है 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी किसी पेड़ के नीचे की, पीपल की पेड़ के नीचे की सबसे बेस्ट है, उसको डाल देते हैं और हमारा 4 दिन में 1 एकड़ की खाद बन जाती है। हमारी कोई लागत नहीं। अगर हम किसान हैं तो हमारे पास गुड़ होना चाहिए, हम किसान हैं तो हमारे पास बेसन होना चाहिए। बिना लागत के हमारी ये खाद तैयार होती है। जामन लागत की बात की जाए तो जो आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं और जो ये खादों का इस्तेमाल करके होता है फर्टिलाइजर वगैरह, तो दोनों में कितना अंतर आता है? इतना अंतर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपना खर्चा आपको बता दिया कि हमारा 1 एकड़ की ये जामन जो है, खाद इसको हम नहीं कहते, जामन कहते हैं। जामन इसलिए कहते हैं कि जैसे हम 200 लीटर के दूध में 1 कड़छी अगर जामन दही डालते हैं तो जम जाता है। सारी व्यवस्था बैक्टीरिया की है, सारी व्यवस्था सूक्ष्म जीवाणुओं की है। तो उसी तरीके से 200 लीटर पानी में जब हम 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी डालते हैं तो वो पूरा जामन हमारा तैयार हो जाता है और उसी को हम सिंचाई के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से अपनी धरती माता में अपने फसलों को देते हैं और हमारा उत्पाद रसायन से 2 गुना 3 गुना ज्यादा होता है। आप दे सकते हैं इसमें 4 वैरायटी मेरे पास सेंटर धान लगे हुए हैं और बगल वाला आप धान देख लीजिएगा, मेरा धान देख लीजिएगा। पैदावार में क्या फर्क पड़ता है? पैदावार में हमारा रासायनिक, इसका जो हम सुभाष पालेकर कृषि करते हैं, रासायनिक से ज्यादा मिलता है, क्योंकि जितनी बार आप रसायन डालेंगे उतनी बार कीटों का निमंत्रण देंगे, उतनी आपके पास घास आएगी, उतने आप दवा मारते चले जाएंगे। 4-4 बार पेस्टिसाइड लोग डाल चुके हैं इस समय खेतों में जो चल रहा है धानों में। मेरे यहाँ देखिए होता क्या है, हम प्रकृति से जुड़ के प्रकृति के हिसाब से जब करते हैं तो हम अपने पौधे में इम्यूनिटी पावर भर देते हैं। उसमें हर दैव जो है प्राकृतिक आपदा से सहने की कैपेसिटी होती है, उसमें रोग नहीं लगता। एक पहलवान को आप बताइए सर्दी जुकाम होता है क्या? जब उसके पास इम्यूनिटी पावर है तो कभी ये हो नहीं सकता। ये मैं अपने पौधे में देता हूं और वो हमारे पौधे का उत्पाद जो हमारा उत्पादक खाता है उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, तो हमको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। इसलिए हमको हमेशा जो याद रखें कि हम जहर मुक्त उत्पाद खाएं और उस किसान के यहाँ से लें, उसके यहाँ देखें, उसके यहाँ विजिट करें वास्तव में कर क्या रहा है।
सारे बातें जो हैं वो झूठ हो रही है, जो यौगिक के ये जैविक के नाम पे और ऑर्गेनिक के नाम पे सब वो झूठ। जैविक के नाम पे और फर्टिलाइजर के नाम पे आपके कहने का अर्थ ये है कि वो एक तरह से एक बिजनेस है और इसको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर दूध है 200 लीटर, उसमें थोड़ा सा उसका दही डाल दी, जामुन डाल, पूरा वो अपनी जैविक क्रिया से और जीवाणुओं की क्रिया से वो दही बन जाएगी। हाँ। उसी तरह से आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उस प्रक्रिया से सिर्फ धरती में सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को सिर्फ थोड़ा जगाने की हाँ, जगाने की जरूरत आपको जगाते हैं। हाँ, जगाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? तो इसमें हम यही कहेंगे कि जैसे असत्य ये हो रहा है कि ये जैविक के नाम पे, ऑर्गेनिक के नाम पे, जैसे लोग एक बार उसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट है उन्होंने डाल दिया, डालने के बाद उसमें डीएपी यूरिया डाल दिया तो उसको कह दिए कि ये हमारा जैविक है, प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो करते हैं, जो हमको प्रकृति से संसाधन गाय माता के रूप में मिला है, हम उसी से करते हैं। क्योंकि गाय माता के आंत में 108 बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सारे जो है पोषक तत्व हमारे फसलों को उनकी आंत में मौजूद हैं। ये हमको प्रकृति से मिला है, उस चीज को हमको जानना पड़ेगा, तभी हमारी गौ माता भी बचेगी, गौशाले नहीं जाएगी। गाय तो हमारे हर किसान के घर होना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं प्रशिक्षण भी देता हूं, मेरा 8-8 घंटे प्रशिक्षण चलता है अपने जिले में, अपने दूसरे जिले में और प्रदेश में भी। अभी शिरडी में मेरा प्रोग्राम लगा हुआ था और उसमें कम से कम बताइए कि जैसे लोगों में ये आम धारणा है लोगों में कि जैविक खेती या जो जैसी भी खेती आप लोग कर रहे हैं उसके जो उत्पाद हैं वो सामान्य रूप से रासायनिक खादों से पैदा किए गए उत्पादों से वो महंगे होते हैं, तो आमजन की पहुंच से ये दूर होते हैं। आप लोग इसको विदेशों में भेजते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में भेजते हैं, शॉपिंग मॉलों में भेजते हैं, जहाँ पे एलीट एक पैनल है लोगों का वो इसको खरीद पाते हैं, है ना। तो इसमें कितनी सत्यता है कि आमजन की पहुंच तक ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एकदम सत्य बात आपने सही क्वेश्चन किया है। जैसे हम लोगों के गुरुजी सुभाष पालेकर जी बताते हैं, आप उतना ही रेट रखेंगे दुगुना से तिगुना तक, दुगुना तक, क्योंकि वो जो मध्यम स्तर का उपभोक्ता है उसको मिल सके। तो मेरे बासमती चावल का रेट 100 रुपये है, 3 साल तक सेंट उसका नहीं जाता। और जो छोटे चावल में पैदा करता हूं, जैसे बादशाह भोग है, गोविंद भोग है और जूही बंगाल है, ये हम 125 रुपये में देते हैं। रासायनिक से ये सस्ता है। जैसे मैं जो बासमती के चावल देता हूं, रासायनिक में वो 120 रुपये 1401 का चावल है, मैं 100 रुपये में देता हूं। जो मैं काला नमक 100 रुपये किलो बेचता हूं, वो मार्केट में 150 रुपये किलो है। सिद्धार्थनगर का मूल प्रजाति का काला नमक मेरा है, वो भी 3 साल तक सेंट नहीं जाता। तो हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं। और गेहूं मेरा 40 रुपये में बिक जाता है, 50 रुपये में बिक जाता है। दलहन की भी फसलें आप? दलहन नहीं है, क्योंकि मेरा भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है गांव की कि मैं पानी के दबाव में हूं। और लेकिन मैं बंधों पे अरहर लगाया हूं। ये दूसरी साल मेरी अरहर उत्पाद देने जा रही है। पहली साल मैंने फट तोड़ लिया, दूसरी साल की है। आप आइए, विजिट करिए, देखिए कि कैसे कैसे मैं नई तकनीक, मेरे फार्म पे 5 तरीके से सिंचाई हो रही है। हमको आकाशीय बरसात कैसे करवाना है वो सिंचाई मेरे पास है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, रेन पाइप है, और खुली सिंचाई हमको कैसे देना है। सारी चीजें एक आदमी केवल पूरे 5 एकड़ प्लाट में सिंचाई कर लेता है। हमारा खर्चा केवल इस सुभाष पालेकर कृषि में, या जो लोग प्राकृतिक बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। प्राकृतिक कृषि तो समझ नहीं पाते कि प्राकृतिक कृषि है क्या। प्राकृतिक कृषि मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्राकृतिक कृषि माने जंगल की खेती। अपने आप फल पक्व होते हैं, गिरते हैं और वो अपने आप जमते हैं। जमते कब हैं? जब एक पतझड़ का समय आता है, सारे पत्ते टूट के जंगल में गिर जाते हैं। जब पानी बरसता है तो विघटित होते हैं। उनको सारी चीजें मिल जाती है, कोई एक तत्व की कमी न रहती। अपने से उगते हैं, अपने से गिरते हैं, फिर उगते हैं। ये प्राकृतिक खेती हो गई। कोई मानवीय सहायता वहां नहीं है। हम जो करते हैं उसमें मानवीय सहायता है और उसमें सारी चीजें लागत लगती है। तो इसलिए प्राकृतिक कृषि जो सरकार बोल रही है, या जो भी प्राकृतिक कह देते हैं, वो गलत है। प्राकृतिक कृषि माने घने जंगल, वहां पे सारी व्यवस्था प्रकृति की आप दे सकते हैं, कोई मानवीय सहायता नहीं है वहां पे। लेकिन हम जो करते हैं वो मानवीय सहायता से है। हम एक गाय पालेंगे, हम लेबर लगाएंगे, जीवामृत, घन जीवामृत बनाएंगे, उसके बाद हम घास की निर्वाही कराएं, हमारी लागत लगती है। तो ये है
फर्क इसमें। अच्छा सर, जो किसान इस वक्त घास से या कीटाणु से इसमें परेशान हो गए हैं, जो रासायनिक खाद डाल के जैविक बोल के जो भी डाला गया है, तो उससे अब इस वक्त बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर वो रासायनिक संस्कार से शुरू किया है उन्होंने, तो वो रासायनिक संस्कार की ओर ही जाए। और मैं तो, मेरे तो जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आप आइए, 50 लीटर 10 पानी या 10 पत्तों से बना के रखा हूँ। सर नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसान, मतलब एक लेमैन आम आदमी को समझने के लिए, वो अभी तक फर्टिलाइजर से खेती करता रहा है, और जो घासें उगती हैं धान की फसल में, गेहूं की फसल में, उस पर दवा छिड़काव करता रहा, दवा का छिड़काव, जो फर्टिलाइजर जो ये है ये रासायनिक दवाओं का छिड़काव करता रहा। अब उसकी जगह अगर वो आपसे जुड़ करके आपका प्राकृतिक कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसे डाल करके वो उससे मुक्ति पाना चाहता हो, तो क्या कर सकता है? आपके पास क्या उपलब्धता है इसकी? देखिए, घास की तो हमारे सुभाष पालेकर कृषि में कोई दवा नहीं। एक दवा है अचूक, वो है आच्छादन। अच्छा, आच्छादन, मल्चिंग। जैसे लोग प्लास्टिक की मल्चिंग देते हैं, हम हमेशा कास्ट आच्छादन की मल्चिंग देते हैं। फसल अवशेष की, जो लोग फसल जलाते हैं, हम उसकी मल्चिंग देते हैं। जहां पे आपने 4 इंच मल्चिंग दे दिया, वहां पे घास नहीं आएगी। ये जैसे मान लीजिए धान लगाना है, तो हाँ, पहले मल्चिंग देना। नहीं, आप धान लाइन से लगाइए, बीच में आप मल्चिंग डालिए। गेहूं में भी वैसे करिए। अच्छा, जब आप मल्चिंग लगाएंगे तो देखिए होता क्या, 2-3 फायदे हैं इसमें। पौधे उगने के बाद, हाँ, ना पौधे से पहले डाल दीजिए, पौधे के लिए जगह छोड़िए। पौधे के लिए ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब, आपको जब भी आना होगा इस सुभाष पालेकर कृषि में, तो लाइन से आना होगा, बेड पे आना होगा। अच्छा, ये चीज आप निश्चित दिमाग में भर लीजिए। एक मिनट ये क्लियर हो जाए सर। हाँ, तो बेड और नाली पे आना पड़ेगा। आप नाली से सिंचाई करेंगे, नाली में आच्छादन दे देंगे, फिर आपको आधी सिंचाई पे वो फसल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब आप आच्छादन देंगे, एक बार सिंचाई कर देंगे, तो जो 76.6% नमी आसमान में तैर रही है, उस नमी को ये आच्छादन खींचता है। और 4 इंच का एक फायदा हुआ, आपको सिंचाई नहीं करना है। दूसरा फायदा ये हुआ, हाँ, दूसरा फायदा ये हुआ कि जब आप 4 इंच का आच्छादन देंगे, तो वहां पे सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण होगा। तो वहां पे केचुआ और सूक्ष्म जीवाणु आएंगे, अनेकों प्रकार के, ज्ञात अज्ञात अनेकों जीवाणु वहां अपना कार्यक्रम चालू कर देंगे नीचे, पुआल के नीचे या काष्ठाछंद के नीचे। तो जब सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो वहां ह्यूमस की निर्मित होगी। जब ह्यूमस की निर्मित होती है, आपकी जमीन अच्छी बनेगी, और आपको सिंचाई कम करना है, आपकी जमीन अच्छी बनेगी। वो जब आप पानी देंगे या जीवामृत देंगे, उसका विघटन होगा, वो मिट्टी में मिलेगा। किसान जो है डाई यूरिया की जगह जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेने चाहे, उसके लिए क्या है? देखिए, हमारा ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपको एक गाय रखना ही रखना है ना। हमारा हाँ, प्रक्रिया हम उसको पूरा बता सकते हैं। आप जीवामृत अपने घर बनाइए, घन जीवामृत अपने घर बनाइए, 10 पॉइंट आपके अगल बगल घर के चारों तरफ पत्तियां, उसको तोड़ के बनाइए। सारी व्यवस्था है, आप मुझसे सीख सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप महेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे कि जैविक खेती कैसे की जाए, जैविक बोल सकते, सुभाष पालेकर खेती कैसे की जाए, फर्टिलाइजर से और रासायनिक जो खादें हैं उनसे दूर रह करके, उनके साइड इफेक्ट से मानव को और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ये सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी तरह से विस्तार से बताई। अगर किसी भी किसान भाई जो भी ये सुभाष पालेकर खेती के पद्धति से अपनी खेती करके अपनी ज़मीन को, अपने पर्यावरण को और अपने जैसे मानवीय जो क्षतियाँ इससे होती हैं फर्टिलाइजर से, रसायन से, उसको रोकना चाहते हैं, तो आप महेंद्र सिंह जी से इनके पते पे मिल सकते हैं और सारी व्यवस्था समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं महेंद्र सिंह जी को माइक महेंद्र सिंह जी की तरफ फिर से पेश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, और वो अपना मोबाइल नंबर और पता आप लोगों के साथ साझा करें। महेंद्र सिंह, ग्राम खरसन खुर्द, ब्लॉक फूलपुर, जिला आजमगढ़। मेरा मोबाइल नंबर है 9648 15 12 42, 9648 15 12 42। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।